हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर हम एक बार आप लोगों के लिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट लेकर आ चुके हैं। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 25 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व कराए थे। आज हम उसका सेकेंड पार्ट लेकर आ चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके और वो लोग भी अपने प्रश्न को देख सके और अपने प्रश्न को मिला सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है। ब्रेन ड्रेन नाम की संज्ञा किस प्रकार के प्रवसन को दी गई है। ऑप्शन दिया है ऊंचे गुणों वाले व्यक्तियों का प्रवसन, आर्थिक एवं जनांकी प्रवसन, संगठित प्रवसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पहला, ऊंचे गुणों वाले व्यक्तियों का प्रवसन। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। भारत, चीन, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर इसके सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आप यह जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या की बात हो रही है तो पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। लेकिन यदि 2023 के अनुसार देखा जाए तो 2023 में कुछ समय के लिए बहुत जगह एक डाटा वायरल हो रहा था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले नंबर पे आ चुका है। हालांकि अभी तक ऐसा कहीं पुख्ता प्रूफ नहीं मिला है कि भारत को बना दिया गया है या भारत है ही। तो इसलिए आप सही आंसर लगाइएगा या सही आंसर आपका माना जाएगा तो चीन होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, यानी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस जगह पर है। ऑप्शन दिया है पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी भागों में, मैदानी भागों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में। तो आपको यह पता है सबसे अधिक कहाँ पर होगा। पर्वत में नहीं होते हैं, पठारों में नहीं होते, मरुस्थल में भी जनसंख्या अधिक नहीं होती है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, मैदानों में। 3 नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग किए गए हैं। देखिए जनसंख्या के आधार पर पूछ रहा है नगरों के बारे में। तो यदि जनसंख्या के आधार पर देखा जाएगा तो जनसंख्या के आधार पर टेलर ने नगरों को 7 भागों में बांटा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर 7 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, कराल किसके अधिवास कहलाते हैं। कराल, कराल आप नाम सुने होंगे, इससे पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। ऑप्शन क्या दिया है, किर्गिज, मसाई, एस्किमो, बद्दू। 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मसाई के द्वारा काल का निर्माण किया जाता है। जबकि किर्गिज की बात करते हैं तो इनके जो अधिवास होते हैं उसे युर्त कहा जाता है, और एस्किमो लोग जो बर्फ़ का बना करके अपना आवास रहते हैं उसे इग्लू कहा जाता है। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फिर आपका सही आंसर 30 नंबर का क्या हो जाएगा, आप नहीं लगा है तो एक बार फिर से लगा लीजिए, मसाई के द्वारा। 2 नंबर। अगला 31 नंबर, इग्लू बनाए जाते हैं। देखिए ऊपर भी बताएं अभी कि एस्किमो के द्वारा बनाए जाते हैं और कैसे बनते हैं ये भी बताए हैं। तो इग्लू किससे बनाए जाते हैं, बर्फ़ से। ऑप्शन दिया है पहला नंबर बर्फ़ से। आगे उसमें क्या दिया है, घास से, कपड़ों से, सभी से। अगर सभी की बात करेंगे तो और जो जनजाति है वो बर्फ़ छोड़ करके घास फूस, इसके अलावा चमड़े से, हड्डियों से, इन सब का प्रयोग करके अपना आवास बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खान खोदना व्यवसाय के अंतर्गत आता है। खान खोदना कौन सा व्यवसाय है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। खान खोदने की बात हो रही है तो इसमें प्राथमिक में क्या किया जाता है, प्राथमिक में आपका खान, मछली पकड़ना, खनन, ये सब है प्राथमिक है, यानी इसमें खान खोदना दिया हुआ है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक। अगला है, शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है। यह हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि हार्पून 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 आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता रहता। और देखिए ये प्रश्न आ भी गया है पेपर में, शिकार करने का हार्पून यंत्र किसका है। ऑप्शन दिया है बुशमैन, पापुआन, एस्किमो, बेदा। यदि सही आंसर की बात करते हैं तो एस्किमो लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक, पहले आपको बताया था कि जो एस्किमो जनजाति होती है जब यह बर्फीले क्षेत्रों में जाती है तो वहाँ जो मछली होती है उसको मारने के लिए
हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब प्रकृति में मानव का स्थान नामक पुस्तक किसकी है? प्रकृति में मानव स्थान नामक पुस्तक किसकी है? डार्विन, एक्सले, आर्थर स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा हक्सले। इन्होंने क्या किया था? मानव में प्रकृति नामक स्थान नामक पुस्तक लिखा हुआ था। ठीक, प्रकृति में मानव का स्थान, इनकी यह पुस्तक थी। इनकी पूरे नाम की बात करते हो तो इनका पूरा नाम था थॉमसन हेनरी हक्सले। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। जब हम आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें इस प्रश्न को हम पहले ही बता चुके थे कि महाद्वीप पर सबसे अधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। तो किस पे पाए जाते हैं? ऑप्शन इसमें दिया हुआ यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। तो सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जीवाश्म अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाते हैं। सही आंसर आपका 2 नंबर होगा, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो गोंड जनजाति की बात करते हैं तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के गोंड जिले के नाम पर ही यह जनजाति पाई जाती है और यह मध्य प्रदेश में एक गोंड जिला है, उसी के नाम पर इसे गोंड जनजाति भी कहा गया। तो यह आपका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला, बात कही विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? यह भी आपको हम पढ़ाए थे जब, या इसके बारे में जब आपको बताए थे तो कहे थे बात कही। कहीं जाते तो कहते हैं ना किसी की शादी विवाह करनी है, उनसे थोड़ा बात कहिए, तो वैसी बात को कहा गया है बात कही। कहते हैं ना बतकही मत करो या बतकही करो, तो उसी कहा गया है बात कही विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है, यानी कहाँ कराए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल, थारू, टोडा या भील। सही आंसर इसका होता है भील। भील जनजाति जो होती है वो बतकही विवाह पद्धति से संबंधित है। अगला है, गोल गधेरा नामक उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है टोंडा, भील, गोंड, संथाल। इसका सही आंसर होता है भील जनजाति। यह भील जनजाति जो होती है, जैसे हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, भील जनजाति भी त्यौहार मनाती है। यानी ये कह सकते हैं होली का जो त्यौहार होता है उसी त्यौहार को भील जनजाति गोल गधेरा नामक उत्सव के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका सही आंसर होगा भील। अगला प्रश्न, क्याक नामक नाव कौन उपयोग करता है? यह भी हम आप लोगों को बहुत बार याद कराए थे, बोले थे क्याक को आप याद रखेंगे कि क्याक क्या है, प्रश्न आते रहते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्याक नामक नाव कौन उपयोग करता है? यूकाधीर, सेमोइड्स, एस्किमो, बुशमैन। तो सही आंसर इसकी बात करते हैं तो कौन होते हैं? एस्किमो लोग। क्याक जो होती है यह एक नाव होती है। ठीक, इसी का प्रयोग एस्किमो लोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारत में लगभग कितनी भाषाएं हैं? 200 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा। इसके सही आंसर की बात करते हैं तो भारत में इतनी भाषाएं हैं कि अभी तक कहा नहीं जा सकता कि कितनी हैं। और कहा नहीं जा सकता प्रश्न के हिसाब से देखते हैं तो 90 कहा गया, 50 कहा गया, 100 कहा गया, और जो प्रश्न नंबर 40 में पहला ऑप्शन दिया है 200 से ज़्यादा, यानी कहा नहीं जा सकता कितना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 200 से ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न, विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश हैं? बहुत ही खतरनाक प्रश्न आ गया। विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश है? सांस्कृतिक प्रदेश ऑप्शन क्या दिया है? 5, 6, 7 और 8। यदि इस प्रश्न को देखा जाए तो एक बार कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। ठीक, लेकिन इससे पहले जब हम आपको क्लास कराए थे तो इसे कई बार आपको याद रखाए थे, कई बार आपको बताए थे कि आप याद कर लीजिए। इसमें आपको बताया गया था रसेल के द्वारा, निफेन के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा, थॉमस के द्वारा, कि स्पेंसर और निफेन या स्पेंसर और थॉमस, रसेल, निफेन किसने कितने भागों में बांटा। चलिए इस प्रश्न पर एक बार अच्छे से विधिवत चर्चा करते हैं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही बेस्ट है। यह प्रश्न बहुत जगह पूछे भी जा सकते हैं, तो ये प्रश्न हम क्लास में भी बहुत बार बता चुके हैं। तो इसका सही आंसर लगाने वाले लगा ही देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश है? 5, 6, 7 और 8।
रसेल और निफेन के अनुसार यदि विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों को देखा जाए या मंडलों के प्रदेशों को देखा जाए तो इन्होंने सांस्कृतिक प्रदेशों को 7 सांस्कृतिक मंडलों में और 27 परिमंडलों में और 67 प्रदेशों में बांटा था, जबकि यहाँ प्रदेश 67 नहीं दिया हुआ है, यानी रसेल और निफेन ने नहीं बांटा था। यदि हम स्पेंसर और थॉमस की तरफ चलते हैं तो स्पेंसर और थॉमस ने विश्व को 37 प्रदेशों में बांटा था, विश्व को 37 प्रदेशों में बांटा था। लेकिन स्पेंसर और थॉमस ने रसेल और निफेन को देखा तब उनकी तरह सांस्कृतिक प्रदेशों को 3 स्तर में बांट दिया, यानी जैसे उन्होंने बांट दिया था मंडलों में, परिमंडलों में और प्रदेशों में, इसी तरह स्पेंसर और थॉमस ने भी इसको 3 स्तर पर बांट दिया। फिर उन्होंने पुनः बांटा और बांटने के बाद क्या बताया, सांस्कृतिक परिमंडल की बात करें तो सांस्कृतिक परिमंडल स्पेंसर और थॉमस ने 11 भागों में और 50 सांस्कृतिक परिमंडल को बांटा। इसके अलावा 38 सांस्कृतिक प्रदेश बताया। लेकिन यदि हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो यहाँ पता चलता है कि यदि हम अध्ययन की दृष्टि से सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर विश्व को बांटते हैं तो वहाँ पे 6 प्रकार के सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे उसमें क्या क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। पहला दिया हुआ है पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रदेश, दूसरा होता है भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश, तीसरा होता है इस्लामिक सांस्कृतिक प्रदेश, चौथा होता है पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश, पांचवा होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश और छठवां होता है मध्य अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रदेश। यानी अगर यहाँ हम देखें तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर विश्व को 6 भागों में बांटा गया है। तो इसके सही आंसर की बात करते हैं तो 2 नंबर आपका सही होगा। ठीक, मेरे हिसाब से 6 नंबर सही होगा। यदि आप लोग भी कहीं मिलाना चाहें तो बिल्कुल मिला सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र है, पता चल जाएगा सही है या गलत है। अगर कहीं यह क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ न कुछ इसके बारे में बताएं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 42, भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप के होंगे, यानी किस प्रकार के प्रतिरूप होंगे। क्या ऑप्शन दिया है, रेखीय, अरीय, नाभिक और तीर। तो इसमें रेखीय की बात करते हैं तो यह रेखा की तरह होता है, यानी रेल के पटरियों की तरफ जो अधिवास होते हैं एक ही क्रम में लगे होते हैं वह रेखी कहलाते हैं। अरीय नहीं होगा, तीर भी नहीं होगा, क्योंकि तीर भी एक तरह से बात करें तो सीधा सामने की तरफ जाता है, थोड़ा सा अगल बगल होते हैं। और नाभिक की बात करते हो तो एक ही जगह जो स्थित होते हैं मैदानी भाग में, वही सही होगा। तो आपका सही क्या हो जाएगा, नाभिक। अगला है 43 नंबर, नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं। नगरीय गांव सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है यूएसए में, भारत में, चीन में, श्रीलंका में। नगरी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नगर यूएसए में पाया जाता है। ठीक, सही आंसर आपका होगा यूएसए में। प्रश्न नंबर 44, ग्रामीण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर किसका लक्षण है। उच्च वृद्धि, उच्च का मतलब क्या होता है, जहाँ जनसंख्या अधिक हो। ऑप्शन क्या दिया है, अल्प जनसंख्या, जनाधिक, अनुकूलतम जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। पार्ट 1 में ये प्रश्न आया हुआ था, पार्ट 1 में ये प्रश्न था जिसमें हम आंसर क्या लगाए थे, जनाधिक के। उच्च वृद्धि की बात कर रहा है तो जनाधिक के। गांव में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है और बहुत सघन पाई जाती है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जनाधिक के। प्रश्न नंबर 45, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का प्रदर्शन कहलाता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है और उसके ऑप्शन क्या है। पहला है अंतर्देशीय, अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्राष्ट्रीय, इनमें से कोई नहीं। लेकिन वो प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, महाद्वीप की बात कर रहा है। इसमें पहले प्रश्न में देख लीजिए कि महाद्वीप पूछ रहा है, तो नीचे देखते हैं महाद्वीप कहीं मिल रहा है, तो हाँ बिल्कुल 2 ऑप्शन जो दिया हुआ है अंतर्महाद्वीपीय, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, तो आपका सही आंसर भी 2 हो जाएगा, अंतर्महाद्वीपीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, पृथ्वी पर मानव निवास कब से प्रारंभ हो गया था। जब आपको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा रहे थे वहाँ पर यह प्रश्न बताए थे, यदि आपको ध्यान होगा तो आप एक बार में इसका सही आंसर देंगे। प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर मानव निवास कब से प्रारंभ हो गया, यानी पृथ्वी पर मानव कब से रहना शुरू कर दिया था। इयोसीन युग, प्लायोसीन युग, प्लीस्टोसीन युग और इयोलिथियन युग। तो आपका सही आंसर क्या होगा, प्लायोसीन युग, 2 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव भूतल की उपज है किसने कहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
ये प्रश्न भी नेट जीआरएफ या कह सकते हैं भूगोल से संबंधित जहाँ प्रश्न आते हैं वहाँ यह पूछता रहता है। मानव भूतल की उपज है। सही आंसर की बात करते हैं तो प्रश्न में ऑप्शन क्या दिया है, बाइटल डी लाब्लास, कुमारी सेम्पुल, रैट जेल या कार्ल रिटर। तो इसका सही आंसर क्या होता है, कुमारी सेम्पुल। कुमारी सेम्पुल की बात करते हैं तो कुमारी सेम्पुल रैट जेल की शिष्या थी। इन्होंने ही कहा था मानव भूतल की उपज है। इनकी एक पुस्तक आई थी मानव पर पर्यावरण का प्रभाव। यह पुस्तक 1911 ईस्वी में आई थी। इसके पहले पेज पर इन्होंने यह शब्द लिखा था कि मानव भूतल की उपज है, और रैट जेल जो थे इनकी यह शिष्या थी, इसलिए इन्होंने सबसे अधिक समर्थन अगर किसी का किया तो किसका किया था, निश्चयवादी, यानी यह भी निश्चयवादी थी और यह अमेरिका के रहने वाली थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रैट जेल भूगोलवेत्ता थे। आप तो यह क्वेश्चन अच्छे से जानते हैं कि रैट जेल जर्मन के रहने वाले थे। चलिए 2 नंबर आपका सही होगा, जर्मन। अगले प्रश्न पर, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह विचार किसके हैं, यानी यह क्या है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। यह तो परिभाषा है। यदि आप परिभाषा थोड़ा सा भी याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यह किसका है। ऑप्शन क्या दिया है, प्रोफेसर हंटिंगटन, कुमारी सेम्पुल, डेविस या जीन ब्रूंस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुमारी सेम्पुल। ठीक, कुमारी सेम्पुल ने यह परिभाषा दिया हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 की घोषणा कब हुई? 15 जनवरी 2000, 15 फरवरी 2000, 15 मार्च 2000 या 15 मार्च 2003। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा कब हुई? तो ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन यदि आपको याद रहेगा तो आप सही आंसर लगा देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, 15 फरवरी 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा हुई थी। चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम पार्ट नंबर 3 में, जो कि आपका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपसे प्रश्नों की बात करते हैं। तो 51 नंबर से लेकर 75 नंबर के सभी प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।